एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि पल्लवास की सोसाइटी और कल्चर किस तरीके से था और उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से था। पल्लवास जो थे ना, हमें प्रीवियस लेक्चर्स को देखते देखते इतनी हिंट तो मिली गई है कि पल्लवास जो थे दे वर सपोर्टर ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म और वैदिक फेथ। इन सब में उनका विश्वास था। इसके अलावा म्यूजिक, पेंटिंग एंड लिटरेचर को भी अच्छा खासा सपोर्ट करते थे, यानी कि कल्चर के भी दीवाने थे, आर्ट एंड कल्चर के भी दीवाने थे। कुछ जो पल्लवा राजा थे वो पेट्रनाइज करते थे अलवर्स को या अजवर्स कह लो और नयनर्स को, यानी कि विष्णु भक्त और शैवा भक्त को। ये जो एक्सपोनेंट्स थे भक्ति कल्ट के, अलवर्स और नयनर्स, ये नए फॉर्म में वैष्णविज्म को और शैविज्म को, यानी कि नए प्रकार से विष्णु भक्ति और शिवा भक्ति को प्रमोट करते थे। जो शैवाइट भक्त थे उनमें से कुछ प्रचलित नाम जो इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन भारत में, वो थे एक अपार और दूसरे मनेकवासाकर। और वैष्णव भक्त में हमें नाम देखने को मिलते हैं नमजवर और अंडल। भक्ति मूवमेंट जो थी इस जमाने में जो प्रचलित हुई, उसका सिर्फ एक ही एम था, लोगों को विश्वास दिलाना कि भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है, 1 to 1 कनेक्शन कैसे डेवलप करा जा सकता है, इसमें पर्सन अपनी खुद की राह ढूंढ सकता है। भक्ति मूवमेंट का एम ये था, इट एम्ड एट प्रीचिंग अ पॉपुलर फेथ इन विच जो प्रेयर्स थी तमिल के अंदर वो ज्यादा प्रेफर करी गई टू दोज इन संस्कृत। ये वाली बात ना याद रखना, ओवरऑल भक्ति मूवमेंट की नहीं हो रही है। इनके टाइम पर जो भक्ति मूवमेंट यहां पर साउथ इंडिया में जो प्रचलित थी, तो इन्होंने ये सोचा कि इन्होंने ये ऐसा करना सही समझा कि जो हमें प्रेयर्स है वो तमिल लैंग्वेज के अंदर प्रमोट करनी चाहिए। प्रमोट क्या मतलब भक्ति जो है हमें तमिल लैंग्वेज के अंदर करनी चाहिए, इन्होंने इसको प्रेफरेंस दी रेदर देन दोज इन संस्कृत। वैदिक टेक्स्ट जो है ज्यादातर किस में लिखे गए हैं, तमिल में कि संस्कृत में, बताओ। वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन तमिल भक्ति क्यों? क्योंकि पता है, ये अब आप कहोगे कि ये वाली लाइन का मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो देखो, इसकी इंटरप्रिटेशन मतलब छोटी सी इस प्रकार से है, आप अपनी लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल शाइनी, आप मान लो कि फॉर एग्जांपल बंगाली ज्यादा बोलते हो और आपको अगर आराधना करनी है, अगर भगवान के प्रति अपना प्यार व्यक्त करना है, तो हो सकता है बंगाली में बहुत अच्छी पोयम और लिटरेचर कंपोज कर लो, एज कंपेयर टू कि आप पूरी की पूरी संस्कृत सीखो, गलत उच्चारण करो मंत्रों का, और फिर जाकर आपको असर ना मिले और आपको कुछ समझ में भी ना आए कि आप बोल क्या रहे हो, है ना। हम लोग क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ जोड़कर हम लोग स्कूल की प्रेयर्स में क्या बोलते थे जनरली, एक छोटी सी चीज, जब हम बहुत छोटे थे तब हमसे जो लंच ब्रेक होता था उसके टाइम पे, बहुत सारे स्कूलों में होता था, ये मेरे स्कूल में होता था, हम लोग बोलते थे ना, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। अब ये सबको समझ में आता है। और ऐसी जब हम असेंबली प्रेयर्स में खड़े होते थे तब हमें क्या बोला जाता था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब ये चीजें समझ में तो आती थी ना एटलीस्ट, है ना, रेदर देन कि किसी को एकदम से, जिसको संस्कृत नहीं आती, श्लोक नहीं आते, उसको आप बोलो कि शिव तांडव श्रोतम या हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम, वन ऑफ द टफेस्ट चीज याद करना। विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम होते हैं विष्णु जी के, उसमें ये थोड़ी सी कहती चीज है कि एक तो समझने में भी, इंटरप्रिटेशन में भी और बोलने में भी हो सकता है किसी से गलती हो जाए, समझने में ना समझ में आए। तो इन्होंने ये देखा कि देखो भक्ति मूवमेंट, चाहे आप यहां पर देख लो चाहे नॉर्थ इंडिया में देख लो, भक्ति मूवमेंट और इवन सूफी मूवमेंट, उसमें ये एम था कि यार आपको जिस प्रकार से करनी है भक्ति आप वैसे करो, आप किसी की मत सुनो कि ये रिचुअल्स होते हैं, वो रिचुअल्स होते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और हम प्रीवियस लेक्चर्स में, हमें तो आपको याद होगा, हम ये वाली बात एंशिएंट हिस्ट्री में कई बार कर चुके हैं कि पूजा पाठ में इंसान अपने आप को फिर ज्यादा रिचुअल्स को फॉलो करते हुए थका देता है, थकाने के बाद आप कनेक्ट नहीं कर सकते गॉड से 1 to 1। कहां कर सकते हो? आपके घर में मान लो शाइनी कोई हवन है, हमने हवन रखा हुआ है, हम पंडित को बुला रहे हैं, हम हवन सामग्री ला रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से रिश्तेदार आए हैं, कौन कौन से क्या कहते हैं करवा चौथ की औरतों की तरह रूट कर बैठे हुए हैं, ये नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। तो हमारा क्या कोई, ये तो एक प्रकार से फंक्शन की तरह कार्यक्रम चल रहा है ना, ये तो हम तो अपने आप को थका रहे हैं, 1 to 1 गॉड से का कनेक्ट कर पा रहे हैं। और फिर जब पूजा पाठ में बैठे भी तब भी लोगों का ध्यान इधर से उधर लगा रहता है कि तुम आके आगे बैठो, तुम नहीं आए, उनको कॉल कर लो, जाओ बाहर जाके कॉल अटेंड करो।
तो ये चीज हो गई कि अपने घर की शोशाबाजी दिखाना रेदर देन भक्ति करना। और फिर लोग ये कहते हैं कि हमने तो इतना कुछ करा, ये करा वो करा है, भगवान कहां पर है, रिजल्ट तो मिला नहीं। सही प्रकार से करा भी तो नहीं ना, सही प्रकार से करा भी तो नहीं ना। Women were encouraged to participate in the religious congregations। जो तमिल डिवोशनल कल्ट था, यानी कि जो साउथ इंडिया में उस टाइम पर जिस तरीके से भक्ति करी जाती थी और जिन जिन देवी देवताओं की फॉर एग्जांपल मानसिक भक्ति करनी है, मानसिक जाप करना है या मूर्ति पूजन करना है, उस जमाने में दक्षिण भारत में ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की आइडियोलॉजी के साथ ये वाली चीज टकरा रही थी। क्योंकि आपको पता नहीं, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते और ये वैदिक जो टेक्स्ट है उनको क्रिटिसाइज करा गया था वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा के द्वारा कि ये ऐसे रिचुअल्स प्रक्रिया फॉलो करवाते हैं वैदिक टेस्ट, या फिर ये चीजें ऐसी हैं कि इनमें वर्ण सिस्टम प्रमोट होता है और इंसान जो है कभी भी अपनी काबिलियत के बेसिस पर समाज में उच्च दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जब ये ट्रायंगुलर पैटर्न टकराया ना रिलीजन का, यहां पर फॉर एग्जांपल वैदिक रिलीजन जिसमें बात करी जा रही है नए फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म एंड नए फॉर्म ऑफ शैविज्म में, which was called as Alvars and these were called as Nainars, plus बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन सबके टकराव की वजह से और कंपटीशन एक प्रकार से कि डिवोशनल कल्ट किसका होगा, कौन किसकी प्रीचिंग होगी दक्षिण भारत में उस जमाने में, तो हुआ क्या, बुद्धिज्म जैनिज्म मोस्ट ऑफ द तमिल कंट्री मतलब दक्षिण भारत में उस जमाने में ये डिक्लाइन होते चले गए, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता इनका चला गया धीरे 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 करके। एक प्रकार से जितनी भक्ति इनकी पहले होती थी पल्लवास के टाइम पर या उससे भी पहले, अब वो चीज इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई। वहां पर वैदिक रिलीजन प्रोमिनेंस में छा गया, टिका हुआ था। लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ये राइटर क्या बोलना चाह रहा है। टिका तो हुआ था, ऐसा नहीं था कि जीरो हो गया था, बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन कंपैरेटिवली जितना प्रीवियस डिकेड्स में, प्रीवियस सेंचुरीज एंड एराज में देखने को मिलता था। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल लिटरेचर की। मोनेस्ट्रीज बड़ी सारी बनती थी जो कि सेंटर ऑफ लर्निंग की तरह प्रमोट करे जाते थे, इनको हम लोग बोलते थे गतिक। ऐसी एक मोनेस्ट्री कांची में हमें देखने को मिलती है जो कि काफी पॉपुलर हुई ड्यूरिंग पल्लवा रूलर्स के टाइम पर, उनके रूल के टाइम पर। भारत के अलग अलग कोनों से और विश्व के दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर आते थे पढ़ने। वत्स्य जिसने न्याय भाष्य लिखी, वत्स्य सन भी बोलते हैं इनको, जिन्होंने न्याय भाष्य लिखी, ये टीचर थे कांची में, उसी मोनेस्ट्री में, गतिक में। जो साउथ इंडिया की जो पेंटिंग्स है, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है दक्षिण चित्रम। दक्षिण मतलब साउथ, चित्रम मतलब आकृति, कोई भी कला, पेंटिंग। इसको कंपाइल करा गया महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर। एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर था दानदिन, ये नरसिम्हा वर्मन वन के कोर्ट में देखने को हमें मिलता है इतिहास में। दानदिन ने एक किताब लिखी थी दश कुमार चरिता। भारवी या जिसको भैरावी भी बोलते हैं, ये ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे जो कि सिमा विष्णु के टाइम पर इनको पैट्रोनेज मिल रहा था। भरावी ने कीरत अर्जुनिया लिखी थी, एक एपिक थी जिसको अलग अलग वर्सेस में लिखा गया था इनके द्वारा, भरावी के द्वारा। तमिल लिटरेचर भी काफी ज्यादा यहां पर पनपरा था पल्लवा रूल के टाइम पर। नयनर्स जो कि शैवा भक्त थे, इन्होंने कंपोज करी थेवारम। और अलवर या अजवर्स के द्वारा जो कि विष्णु भक्त थे, इनकी किताब का नाम था नलारिया दिव्य प्रबंधम। अब ये चीज जो हमारी यहां पर कवर हो गई ना, तो इसके बाद ये जनरली चीज ना 12th क्लास की थीम 1 की जो बुक है एनसीईआरटी, उसका नाम है, जैसे 6th क्लास में होता है ना आवर पास्ट 1, ऐसी 12th क्लास की बुक है थीम 1 एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें ये चीज गिवन आपको थीम 1 थीम 2 में एंशिएंट मेडिवल में। लेकिन ये चीज अब आपको यहां पर मिल गई, तो उसके लिए आपको वहां पर स्पेशली जाने की जरूरत नहीं है।
ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपी, एमपी एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन। के नयनर्स की बुक कौन सी थी, ये किसको प्रीच करते थे? जो शैवा भक्त थे वो थेवाराम को मानते थे, और जो विष्णु भक्त थे वो नलारिया दिव्य प्रबंधम। जो आज भी जो इनके भक्त हैं, आज भी दक्षिण भारत के अंदर इनको पढ़ते हैं, इनके वर्सेस को पढ़ते हैं। पेरुंदे बेनार, इसको पेट्रोनाइज करा गया था नंदी वर्मन सेकंड के द्वारा, और इसने महाभारत को ट्रांसलेट करा था तमिल भाषा के अंदर एस भारत थबेनबा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भरत हबेनबा या भारत हबेनबा एक बुक थी, महाभारत जो संस्कृत में है वो तमिल में ट्रांसलेटेड करी हुई महाभारत, ये किसके द्वारा लिखी गई? इतिहास में पुरिंदे वेनार के द्वारा लिखी गई। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पल्लवा आर्ट की बात करते हैं। जो पल्लवा राजा थे, दे ऑल्सो पेट्रोनाइज फाइन आर्ट्स, पेंटिंग वगैरह बनाना कलर्स वगैरह से। गानों के शौकीन भी ये हैं। इसके लिए हमें बड़े सारे इंस्क्रिप्शंस में इनकी म्यूजिक इंस्क्रिप्शंस की झलक देखने को मिलती है बड़े सारे मंदिरों में, जैसे कुदुमियान मलाई मंदिर और थिरुमायम मंदिर। ये शो करते हैं कि पल्लवास का इंटरेस्ट था म्यूजिक में। फेमस म्यूजिशियन महेंद्र वर्मन के कोर्ट में और उसके टाइम पर हमें देखने को मिलता है, कोर्ट में नहीं उसके टाइम पर, रुद्राचार्य। जो स्कल्पचर्स हैं इस पीरियड के वो डिपेक्ट करते हैं बड़ी सारी इमेजेस जिसमें हमें डांसिंग पोस्चर्स देखने को मिलते हैं। इतना पढ़ के आपका नितिन सिंघानिया से आर्ट एंड कल्चर की फॉर्म में पल्लवा रूल का काफी कुछ पोर्शन कवर हो गया। आपको वहां से कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ भी ना सुन रखा हो अगर आपकी रिवीजन अच्छी रही इसके बाद तो। अब दूसरी जो बड़ी डायनेस्टीज थी पल्लवास के बाद दक्षिण भारत में जो रूल कर रही थी वो थी चालुक्यास। चालुक्यास ने वेस्टर्न और सर्दर्न सेंटर जो थे दक्षिण भारत के, यानी कि अगर हम सिर्फ साउथ इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया में भी इसकी वेस्टर्न साइड और सेंट्रल साइड, यहां पर हमें चालुक्य रूलर्स देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न इंडिया तक भी इन्होंने रूल करा, विच कंसिस्टेड ऑफ द मराठा कंट्री विद इन द वतापी बदामी, जिसको हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। और यहीं पर इन्होंने वतापी को, या जिसको बदामी भी कहते थे, इसको अपनी कैपिटल बनाया। वन मार्कर मतलब काइंड ऑफ अ फैट याद रख सकते हो उसको कि इनकी कैपिटल क्या थी, वतापी या बदामी। अब जो चालुक्य डायनेस्टी ना, हम ऐसा सोचते हैं वो एक सिंगल डायनेस्टी है, लेकिन जो चालुक्य जो टर्म है ना वो 3 अलग अलग लेकिन क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज से मिलकर बनी हुई है। यानी कि जब हम चालुक्य कहते हैं ना तो आपका ये सवाल सीधा सामने वाले व्यक्ति से होने चाहिए कि भाई साहब आप कौन से चालुक्यास की बात कर रहे हो, बदामी वाले चालुक्यास की, वेंगी वाले चालुक्यास की, या कल्याणी वाले चालुक्यास की। अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन बन सकते हो। प्रीवियस आप उत्तर प्रदेश के पेपर उठाकर देखोगे ना, आपको देखेंगे इसके मैच द फॉलोइंग, या फिर इसके ऊपर फैक्चुअल सवाल। ईस्टर्न चालुक्य जो थे वो कहां के थे, ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे आपको। वो वेंगी के थे, वेस्टर्न चालुक्यस कल्याणी के थे, और जिनको सिर्फ चालुक्यस कहा जाता है जो सेंट्रल चालुक्यस है, ये सेंट्रल सदर्न इंडिया, यहां पर लिखा हुआ था नहीं, देखो वेस्टर्न एंड सेंटर, ईस्ट वेस्ट वाले हो गए, सेंटर वाले ये चालुक्यस और बदामी। ये जो चालुक्यस थे इन्होंने हर्षवर्धन को उत्तर भारत में पहल करने से रोका, पल्लवास को दक्षिण भारत में, और ईस्टर्न साइड में कलिंगा किंगडम को भी रोका। मतलब ये इनकी ताकत की बात आपको बताई जा रही है। सोर्सेस हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, बदामी केव इंस्क्रिप्शन जो है मंगलेशा कांची कैलाशनाथ टेंपल की, वहां पर कैलाशनाथ कांची इंस्क्रिप्शन, पत्थरदक्कल वीरूपक्षा टेंपल और एहोल इंस्क्रिप्शन पुलिकेशन 2 की। इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेना। बदामी केव इंस्क्रिप्शन ऑफ मंगलेशा, कांची कैलाशनाथ टेंपल इंस्क्रिप्शन, पत्थरदक्कल वीरूपक्षा टेंपल इंस्क्रिप्शन और एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलिकेशन 2। ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट है, ये नंबर 3 पॉइंट है और ये नंबर 4 पॉइंट है।
थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेना, कंफ्यूज मत ना हो जाना कि एक ही ये कोई एक पैराग्राफ या कोई एक ही चीज़ नहीं है, ये 4 अलग अलग चीज़ है। उनसे गलती हो गई होगी थोड़ा सा, कोई बात नहीं। फॉरेन नोटिस, ह्यून सेंग जो चाइनीज ट्रैवलर था, इसके बुक में हमें इनके बारे में जिक्र देखने को मिलता है। ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ना, वेयर इज एहोल, वेयर इज एहोल? कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है। यहां पर एक टेंपल है, मेगुटी टेंपल, एहोल के अंदर, बालाकोट डिस्ट्रिक्ट जो है की है कर्नाटका में, वहां पर हमें देखने को मिलता है। ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ना, इसको संस्कृत में लिखा गया था रवि कीर्ति के द्वारा, जिसका जिक्र आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये कोड पोएट था चालुक्य किंग पुलकेशन II का। इसकी इंस्क्रिप्शन हमें बताती है कि हर्षवर्धन हार गया था पुलकेशन II के द्वारा। ऑब्वियस ही बात है, तारीफ तो इसी की करेगा ना अगर इसका कोड पोएट था तो। यहां पर हमें ये चीज इसकी दीवारों पर देखने को मिलती है, इस जगह पर एहोल टेंपल, इनकी दीवारों पर जो चीज लिखी गई है दैट इज एहोल टेंपल इंस्क्रिप्शन। समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं 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 नहीं, चालुक्य अलग हैं। पुलकेशन II दुश्मन था इनका, हमने प्रीवियस उसमें देखा था डायनेस्टीज में और चैप्टर में। लगता रिवीजन नहीं करी, नोट्स नहीं बनाए, पक्का गारंटी नहीं बनाए होंगे, है ना? अरे यार, चालुक्य का खानदान अलग, वो दुश्मन है, दुश्मन। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है रवि कीर्ति, एक कोड पोएट था चालुक्य किंग पुलकेशन II। ये पूछ रहे हो ना, ये चालुक्य राजा ही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको, नाम है, बंदे का नाम है, कोई डायनेस्टी थोड़ी ना है। मुझे लगा आप ये पूछ रहे हो कि डायनेस्टी है क्या कोई। हर्षवर्धन को, वर्धन एम्पायर याद है, इनको हराया गया था इनके द्वारा। बहुत इसके बारे में भी तो बहुत पढ़ा है हमने, मतलब इसके आर्ट एंड कल्चर, इसके अकाउंट्स और इसके वो करके। पुलकेशन II बिल्कुल चालुक्य से ही बिलोंग करता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चालुक्य 3 प्रकार के हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि पुलकेशन कौन सा वाला चालुक्य है, ये कहना चाह रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, उसको उसने मतलब, और हर्षवर्धन को हराया उसने, और ये चीज रवि कीर्ति लिखता है इसके बारे में, ठीक है। अब देखो एक बात, यहां पर आया ना चालुक्य सब वतापी, अगर इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ऊपर ही बताती, वतापी और बदामी। और मैं फिर से कह रहा हूं आपको, चालुक्य डायनेस्टी वैसे नाम एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट 3 डायनेस्टी से मिलकर बना हुआ था, वो क्लोजली रिलेटेड थी आपस में, लेकिन 3 जगह थी। यानी कि ऐसे दिखती हैं आपको चालुक्य के बारे में जब भी जिक्र होगा ना, ये 3 जगह, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। यहां पर ऐसे करके आप अपना डायग्राम बना सकते हो खुद के लिए भी, रेफरेंस के लिए भी। जो वतापी के जो चालुक्यास हैं, बदामी के, वहां पर आपको स्टार्ट करते हैं इसका पुलकेशन I राजा से। ये छोटा मोटा जमींदार था, काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड, काइंड ऑफ इसको मान लो, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, पत्तदकल में। ये वाली चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कहां पर था। इसने जो फोर्ट था, हिल फोर्ट था जो वतापी का, इसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था 453 AD में। उसके बाद इसने जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीचों बीच की जो टेरिटरी थी, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। और एक बात मैं और बता दूं, यहीं पर अगर इस चीज का जिक्र हो रहा है, कृष्णा और तुंगभद्रा का ये जो मिलन होता है ना, इसको ज्योग्राफी में और हिंदी में कॉमन एक वर्ड से बोलते हैं हम लोग, दो आब। दो आब यानी कि 2 रिवर्स का संगम। यहां पर एक तो इनका रूल आपको देखने को मिल रहा है चालुक्यास का। अगर हम ब्रॉडली सिर्फ अगर किसी की तरफ स्पेसिफिक ना जाए तो ये मैं बोल सकता हूं ना, कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब पर चालुक्यास का रूल था। और आप मेडिवल इंडिया में प्रॉपर यहां पर देखोगे, एक और डायनेस्टी का यहां पर रूल था, वो था विजयनगर रूलर्स, कृष्णा और तुंगभद्रा द्वाब पे। ये वाली बात याद रखना, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफी बार बता चुका हूं इस चीज को। और वेस्टर्न घाट्स तक भी इनका रूल ये फैला हुआ था। इसका बेटा था कीर्तिवर्मन I। इसने जो कोंकण कोस्ट थी वो चालुक्यास के कंट्रोल में ले आया। यानी कि ये मतलब आपको ये दिखा रहे हैं कि इनका खानदान कैसे एक्सपेंशनिस्ट एंड कंसोलिडेशन पॉलिसी को अपनाता था। उसके बाद
पुलिकेशन टू सबसे पावरफुल रूलर इमर्ज होकर आया एज द इस डायनेस्टी का। तो यानी कि हम शायद ये है बात, यहाँ पर ये निकल कर आई है कि बदामी का रूलर था ये पुलिकेशन टू। एक मिनट रुकना, मार्क नहीं हो रहा ये ऐसे रुको एक मिनट। ये हाँ, लेकिन ओरिजिनली यहाँ से थे वो। जब इन्होंने शुरुआत करी ना बहुत छोटे थे, जब ये जमींदार हुआ करते थे इनके पूर्वज, शुरुआत यहाँ से करी वतापी से, ठीक है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। पावरफुल सबसे ज्यादा ये मर्ज होकर आया इनके खानदान से, मतलब खानदान तो बहुत चला रहा था। अब जैसे वो देखो ना श्री गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत उसने करी, लेकिन क्या कोई हमने कोई उसका महान कोई कॉन्ट्रीब्यूशन सुना, क्या बताओ, ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है। पुलकेशन टू इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। पर्शिया का उस टाइम पर एक राजा हुआ करता था, खुसरू टू, ईरान का। इसने अपना एक एम्बेसडर और उसके साथ साथ पूरा का पूरा अपना एक दोस्ती बढ़ाने का काइंड ऑफ आप हाथ मान लो। जब भी लिखा होता है ना कि एम्बेसी भेजी, तो ऐसा मत समझा करो कि वो भेजा, लेकिन रेगुलर रिलेशंस मतलब मेंटेन करके रखे इसने पुलकेशन टू के कोर्ट में, उससे पुलकेशन टू से। यानी कि खुसरो टू के एम्बेसडर्स रेगुलरली विजिट करते थे, रेगुलरली से मतलब है टाइम टू टाइम विजिट करते थे, अच्छी खासी दोस्ती थी इसके ईरान के राजा के साथ। पुलकेशन जो था उसने बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरात और मालवा रीजन पे कब्जा करा। नॉर्थ इंडिया का जो रूलर था हर्षवर्धन, इसको रोका पहल करने से दक्षिण भारत में। एंड अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड अंडरस्टैंडिंग, नर्मदा रिवर को फिक्स करा गया था एज बाउंड्री बिटवीन द टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये चीज शाइनी याद रखना सब लोग, अमित वगैरह, एमपीपीएससी में आ सकता है। नर्मदा रिवर वहीं सेंट्रल इंडिया की रिवर, तो ये चीज वहां पर क्वेश्चन आ सकती है कि जब हर्षवर्धन और पुलकेशन टू की भिड़प हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, पता है क्या? अब इससे पता है क्या पता लगता है, यानी कि अगर हमें इनके जमाने के अकॉर्डिंग और इन लोगों के नजरिए से अगर इन लोगों के नजरिए के अकॉर्डिंग अगर हमें डेफिनेशन दे रही हो ना कि उत्तर भारत क्या और दक्षिण भारत क्या, तो बाउंड्री मान लो नर्मदा रिवर, इसके ऊपर उत्तर भारत, इसके नीचे दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया ऊपर, साउथ इंडिया नीचे, कि ये बाउंड्री रहेगी इनके रूल की, इनके किंगडम की। अबाउट 624 सी में पुलकेशन टू जो है वो कॉन्कर करता है किंगडम ऑफ वेंगी को। आ गई आपकी वाली बात ना, देखो क्या डाउट है शाइनी, बताओ, है ना। और इट गेव टू हिज ब्रदर विष्णुवर्धन, ये फर्स्ट ईस्टर्न चालुक्य रूलर बन गया। अब आप समझ गए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, वेंगी चालुक्यास की। कॉन्कर करा, अपने भाई को दे दिया, भाई का नाम क्या, विष्णुवर्धन। इससे हमें क्या पता लगेगा, क्या हेल्प हो जाएगी कि अगर कोई आपको पूछे कि फर्स्ट ईस्टर्न चालुक्य रूलर कौन था, तो क्या बोलोगे? और फर्स्ट चालुक्य कौन था? पुलकेशन वन। सबसे पावरफुल चालुक्य रूलर कौन था? किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि नर्मदा रिवर एक बाउंड्री पॉइंट होगा कि तुम हमारे हिस्से, तुम्हारा हमारे एरिया मत आना, हम तुम्हारे एरिया नहीं आएंगे। बस जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे आप सोच सकते हो। ड्यूरिंग 641 टू 647, लगभग 6 साल, 6.5 साल, जो पल्लवास थे, इन्होंने डेक्कन में बहुत उथल पुथल मचाई, बहुत तबाही मचाई, और इन्होंने वतापी को कैप्चर कर लिया। बट चालुक्यास ने इनको फिर से रिकैप्चर करा बाय 655 सीई तक। अब ध्यान से सुनना, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2 और दोबारा फिर इसका सक्सेसर, ये विक्रमादित्य 1 और विक्रमादित्य 2 और इनके खानदान के और भी सक्सेसर जो थे, इन्होंने कैप्चर कर लिया कांचीपुरम को, लेकिन बाकी पूरे शहर को छोड़ दिया था। इसको कैप्चर कर लिया था, सिंबल ऑफ पावर। कीर्ति वर्मन 2 जो सक्सेसर था विक्रमादित्य 2 का, इसको हरा दिया था दंती दुर्ग ने, जो कि फाउंडर था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। और दंती दुर्ग के बारे में आपने सुना है ना अमित, मेडिवल इंडिया आवर पास 2 पहला चैप्टर,
जो हमने मेडिवल इंडिया करी थी, आवर पास 2 पहला चैप्टर जो हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, दंती दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा था, राजकोट चीफ। इसी ने वो हिरण्यगर्भ पर फॉर्म करा था, घुसा था एक बहुत बड़े गोल्डन बॉम्ब के अंदर और अपने को पूजा पाठ करके क्षत्रिय में कन्वर्ट कर दिया था ताकि अपने रूल को जस्टिफाई कर सके। और जनता में ये मैंने आपको बताई थी आइडियोलॉजी इन टाइम के राजा की कि चलो ये तो आ जाएंगे पावर में, जनता प्रजा भी तो माने, तो प्रजा को यकीन करवाने के लिए ये चीज़ है। इसको थोड़ा सा आपको नोट मेकिंग की फॉर्म में और थोड़ा सा अच्छे इलेबोरेट तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से। एक बारी बस स्टोरी सेट हो गई, क्रोनोलॉजी सेट हो गई तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब बात करते हैं वेस्टर्न चालुक्यास की, कल्याणी के। ये ना बादामी चालुक्यास के ही डिसेंडेंट्स थे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि इंडिपेंडेंट किंगडम तो है, लेकिन जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, दे वर 3 डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड डायनेस्टीज, क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। और यहीं से काइंड ऑफ देख रहे हो हम साल 973 के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी कि अब हम बोल सकते हैं ना बिल्कुल ये वाला जो फेज है इनका, दिस इज जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। अरब ट्रेडर्स जस्ट आने ही वाले हैं, है ना। तो दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ बादामी चालुक्यास, जो कल्याणी से मॉडर्न डे बसावा कल्याण जगह है वहां से रूल करते थे। इन 973 ताइलप 2 या तैलापा 2 ये फिडेटरी था, अगेन चिफ्टियन था, राजकोटा रूलर्स का, जो कि रूल करता था बीजापुर रीजन से। इसने ना मालवा के जो परमार रूलर्स थे इनको हरा दिया था। तैलापा 2 ने ऑक्यूपाई कर लिया था कल्याणी को, और उसकी जो डायनेस्टी थी वो सक्सेसफुली ग्रो होती रही और बहुत जल्दी स्पीड में ग्रो हुई और एम्पायर के अंदर कन्वर्ट हो गई अंडर आने वाले जो उनके खानदान का एक रूलर था सोमेश्वर वन। सोमेश्वर वन ने अपनी कैपिटल मूव कर ली, पहले उसकी कैपिटल हुआ करती थी मान्यखेत, मान्यखेत से इसने कैपिटल मूव कर ली कल्याणी में। इसको लगा ये ज्यादा सही जगह है अपनी सेंटर बनाने के लिए, यहां से सेंट्रलाइज रूल करने के लिए। लगभग 100 सालों तक 2 एम्पायर जो दक्षिण भारत में थे, वेस्टर्न चालुक्यास और चोला डायनेस्टी ऑफ थंजावुर, इनके बीच में आपस में छोटी छोटी भिड़प होती रही कि कौन वेंगी रीजन को कंट्रोल करेगा, उसका बाप बनकर कौन उभरेगा। लेट 11th सेंचुरी में, अब देखो इसलिए मैं आपको बोल रहा था ना इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही मैंने करवाई थी, दिस चैप्टर इज जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ एशियन एंड मेडिवल हिस्ट्री। पहुंच गए ना हम लोग इन्हीं के खानदान को पढ़ते पढ़ते 11th सेंचुरी में। आ गई मेडिवल हिस्ट्री की नहीं आ गई बताओ। मतलब एशियन मेडिवल मॉडल हम भी जानते हैं कि इट इज नॉट अ मतलब प्रिसाइज एंड परफेक्ट वे टू क्लासिफाई हिस्ट्री, क्योंकि कोई एक बंदा कोई डेट नहीं दे सकता। और ये चीज हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पहले चैप्टर में देखी कि डेट नहीं दी जा सकती किसी भी एक चीज को। हम लोग एक वन फिक्स डे नहीं बता सकते कि वाओ 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 कल सुबह से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। और हिस्ट्री तो हमेशा वो चीज होती है कि फ्यूचर में तो डिसाइड हो ही नहीं सकता कुछ भी, पास्ट में स्टडी कर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ विक्रमादित्य 6 इन द लेट 11th सेंचुरी, जो बहुत बड़ा एरिया था नर्मदा रिवर और कावेरी रिवर, यानी कि नॉर्दर्न रिवर और सदर्न रिवर, नर्मदा कावेरी, वो चालुक्यास के कंट्रोल में आ गया था। यानी कि विनर अल्टीमेटली हर किसी को हराकर कौन इमर्ज हुआ बाद में, चाहे कोई सा भी चैलेंज आता रहा, कौन जीता, कौन अल्टीमेटली, चालुक्यास। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, ये सपोर्टर थे सबसे पहले तो इनके धर्म की बात करते हैं, शैविज्म एंड वैष्णविज्म के। चालुक्यास जो है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रिचली टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन्होंने एक नई स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप करी थी नोन एज वेसारा। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कल्चर में, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी वो डायनेस्टी थी जिन्होंने एक नया आर्किटेक्चर वेसारा डेवलप करा था। सिंपल आंसर होगा उसका चालुक्यास, लेकिन अब जिसने कुछ भी नहीं सुना तो वो फिर ब्लफ करेगा। वेसारा एक यूनिक चीज होती है, एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें दक्षिण भारत के फीचर्स भी, द्रविड़ा फीचर्स भी और नॉर्थ इंडिया के फीचर्स भी टेंपल मेकिंग में नगारा आर्किटेक्चर को कंबाइन करके, यानी कि द्रविड़ा प्लस नगारा कंबाइन करके। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि द्रविड़ा और नगारा के फीचर्स को किसने कंबाइन करके टेंपल बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में एक नया आर्किटेक्चर फॉर्म डेवलप करा था। अगेन आंसर विल बी चालुक्यास।
इन्होंने आर्ट ऑफ स्टोन मेकिंग में और सोने पे सुहागा करके एक चीज और ऐड करी। विदाउट मोटार इन्होंने बनाना शुरू करा और इन्होंने सॉफ्ट सैंडस्टोन यूज करना शुरू करे कंस्ट्रक्शन में। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके केस स्टडी की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ दे दिया जाए कि दे वर द फर्स्ट रूलर्स हु कंबाइंड द द्रविडियन एंड द नगारा फीचर्स इन देयर टेम्पल मेकिंग स्ट्रक्चर्स। दे इंट्रोड्यूस द art of stone making without mortar. They use soft sandstones in the construction of various architectures, especially in temples. Who were they? पल्लवास, चालुक्यास, चोला, चेरा, पांड्या, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। They build a large number of rock cut cave temples और structural temples जो कि डेडिकेटेड हो शिवा को, विष्णु को और ब्रह्मा को। हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को। जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे चालुक्यास के वो देखने को मिलते हैं हमें एहोल, बदामी और पत्तदक्कल में। इंपॉर्टेंट स्टोन टेम्पल्स जो थे वो थे विष्णु टेम्पल्स बदामी में और एहोल में, और विरूपक्षा या शिवा टेम्पल पत्तदक्कल में, इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट एंड प्रेजेंट कर्नाटका, जिसको बाद में पेट्रोनाइज विजयनगर रूलर्स ने भी करा, लाइक कृष्णा देव राया। और इनके खानदान की देवी जो थी विरूपाक्षा टेम्पल इनके टाइम पे भी पनप रहा था कृष्णदेव राय के टाइम पर, जो कि आपको 13th सेंचुरी 15th सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। 15th सेंचुरी में पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगे आपको मेडिवल इंडिया में। तो इनकी जो देवी थी जिसको ये पूछते थे, विच इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ पार्वती, वो थी, मैं आपको नाम बता चुका हूँ पहले भी, पंपा देवी। पंपा देवी ये मैंने भी कृष्णदेव राय और विजयनगर के कंटेक्स्ट में बताया आपको ये, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इससे पहले की विष्णु टेम्पल जो बदामी में है, इट वॉज बिल्ड बाय मंगलेशा चालुक्य डायनेस्टी के। और यहाँ पर एहोल इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है विक्रमादित्य II की। ये जो केव टेम्पल्स हैं ये हमें अजंता में, एलोरा में और नासिक में देखने को मिलते हैं। जो केव टेम्पल्स हैं बदामी के, उसमें फाइन स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। विष्णु जो है वो शेष नाग की तरह रिक्लाइन कर रहे हैं। शेष नाग आप जानते हैं ना, उनके पीछे जो नाग होता है जो पूरे का पूरा, या जिस पर वो रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं एक हाथ लगाकर, ठीक है। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी रहती हैं। वराह और उनका एक पिग का अवतार था, बोर अवतार, ठीक है। नरसिम्ह और लायन फेस मैन, ये अगेन इनका एक अलग अवतार था, ठीक है। नरसिम्ह अवतार। होली के टाइम पर आपने सुना होगा इस चीज को, एसोसिएटेड उससे होलिका की पूजा, जानते होगे आप अमित, आप तो जानते होंगे, बाकी लोग भी जानते होंगे। एंड वमान द डॉफ, यानी कि विष्णु के अलग अलग अवतारों की फॉर्म में आपको ये चीज देखने को आपको ये मिल रही है, ठीक है। काशी विश्वरेश्वर टेम्पल लक्कुंडी में, मल्लिकार्जुन टेम्पल कुरुवट्टी में, और कालेश्वर टेम्पल बगाली में, और महादेव टेम्पल इतगी में। ये सब छोड़ो, ये टेम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, स्टेट पता होनी चाहिए इनकी, ठीक है। ये एक वेल नोन टेम्पल आर्किटेक्चर फीचर्स हैं वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी के। चालुक्यास जो थे, इसके अलावा इन्होंने एक पेंटिंग अडॉप्ट करी थी जिसके बारे में बहुत कम सुनोगे और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए नया नाम हो सकता है, वक्टक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। कुछ जो फ्रेस्कोज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं अजंता केव्स में, वो चालुक्यास के टाइम पर ही उनका, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अजंता में जो केव पेंटिंग्स हैं, कुछ कुछ जो उसके ऊपर दीवारों के अंदर केव की दीवारों के अंदर जो नक्काशी करी गई है, जो चित्रकला करी गई है, वो चालुक्यास रूलर्स के द्वारा करी गई है, इनके टाइम पे हुई। ईरानियन एम्बेसीज थे, जो राजा जो था ईरान का, जो अपने एम्बेसडर्स को भेजता था, तो पुलिकेशन II एक्सेप्ट करता था उन एम्बेसडर्स को, और ये चीज भी डिपिक्ट करी गई है अजंता की पेंटिंग में। इसका प्रूफ है ये। हम लोगों ने अभी एक बात करी थी पत्तदक्कल मंदिर के बारे में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये छोटा सा गांव है, वहां पर हमें देखने को एक मंदिर मिलता है कर्नाटका में, बालकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर एक मंदिर नहीं 10 मंदिर हैं पास पास में। आउट ऑफ देम जो 4 हैं वो नगारा स्टाइल से बिल्ड करे गए हैं, बाकी जो 6 वो द्रविड़ा स्टाइल से बिल्ड करे गए हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, नगारा प्लस द्रविड़ा स्टाइल। तो मतलब कौन सा स्टाइल है ये, कौन सा स्टाइल? हाँ, विसारा स्टाइल, ये जो अभी आपने ऊपर पढ़ा विसारा स्टाइल। तो आपको ये अगर एक एग्जांपल लिखना हो कि विसारा स्टाइल का टेंपल का नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे, पत्तदक्कल टेंपल। ये छोटे मोटे नाम नहीं है, आपको लग रहे होंगे कंफ्यूजिंग नाम में, मैं सर बता रहा हूँ। इनमें से अगर आप सर्च करने बैठोगे ना विकिपीडिया के ऊपर जाकर, कितने तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या सरकार इनको कोई जो कल्चरल मिनिस्ट्री है या जो कोई टीम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, हो सकता है बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहे हो,
और उसके कंटेक्स्ट में फिर आपको क्वेश्चन आ जाए, फिर आपको ये लगेगा करंट अफेयर को डीपली पढ़ना चाहिए था, जबकि होगा वो इसी में। अब दक्षिण भारत की डायनेस्टी के नाम उसके ऐसे, तो हम क्या करें बताओ। अब अयोध्या और बाबरी मस्जिद तो नाम नहीं रख सकते ना यहाँ पर। विरूपाक्षा टेम्पल और संगमेश्वर टेम्पल ये द्रविड़ा स्टाइल में है, और पांथर टेम्पल जो है वो नगारा स्टाइल में है। विरूपाक्षा जो टेम्पल है इट इज बिल्ड ऑन द मॉडल ऑफ कांची कैलासना टेम्पल, इसके मॉडल पर बिल्ड करा गया है। जो स्कल्प्टर्स है वो कांची से लाए गए थे इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इसलिए यहाँ पर कांची स्टाइल को परफेक्ट यहाँ पर इनग्रेन करा गया, अच्छे से मिलाया जा सका। क्या ये चीज आपको समझ में आई चालुक्य के बारे में पूरी की पूरी अच्छे से? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।